सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य के जो हेतु, काव्य के जो कारण बताए गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है और काव्य के जो प्रयोजन है उनके बारे में चर्चा कर दी है। तो देखते हैं आचार्य मम्मट ने काव्य के जो हेतु बताए हैं, कारण बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो कारिका देखते हैं पहले कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काव्य के जो कारण हैं, काव्य के जो हेतु हैं वो तीन बताए हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति क्या है, निपुणता क्या है, अभ्यास क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, हम ये परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मम्मट के अनुसार काव्य के कारण कितने हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5, 6 और तो आपको वहाँ पे 3 लगाना है। और उसके अलावा निम्नलिखित में से मम्मट के द्वारा बताए गए प्रयोजन कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मम्मट ने जो काव्य के कारण बताए हैं वो कारण 3 है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो कारिका का अर्थ देखते हैं। तो कारिका का अर्थ है कि शक्ति के बारे में तो यहाँ पे मम्मट ने कुछ नहीं कहा है, वृत्ति में उन्होंने कहा है। तो निपुणता क्या है, निपुणता के बारे में चर्चा करते हैं। लोक शास्त्र नीचे से देखते हैं कि तद उद्भवे इति हेतु। तद उद्भवे, किसके उद्भव में, किसकी उत्पत्ति में ये कारण है, किसकी उत्पत्ति के ये कारण है। तो किसकी उत्पत्ति के कारण है, तो काव्य की उत्पत्ति के जो 3 कारण, 3 हेतु बताए हैं वो हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है। तो निपुणता क्या है बोल रहे हैं, लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात्। कहने का मतलब है कि लोक शास्त्र और काव्य आदि के अन्वेषण, अध्ययन करने से जो प्राप्त होता है उसी को हम निपुणता कहते हैं। प्राप्त जो होती है वही क्या है, निपुणता है। जब हमें लोक का ज्ञान होगा, लोक व्यवहार में क्या चल रहा है, क्योंकि एक कवि होने के नाते अगर आप एक कवि बनना चाहते हैं, अगर आप रचनाएं देखेंगे, कवियों की रचनाएं देखेंगे तो उन रचनाओं में हमें जो लोक है, यह लोक, इस लोक में क्या चल रहा है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कवि जो है वो अपने काव्य में वो चीज समाये रखता है। तो लोक का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, काव्य आदि का ज्ञान होने से ही निपुणता आती है। उसके बाद अभ्यास क्या है बोल रहे हैं, तो काव्यज्ञ शिक्षया। काव्यज्ञ, ज्ञ मतलब होता है जानना, जानकारी होना। तो काव्य मतलब काव्य को, अर्थात काव्यों को जानने वाले लोगों के उपदेशों को सुनना। ठीक है। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है उस चीज को करना, वही क्या है, अभ्यास है। ठीक है। ये सीधा सा अर्थ कारिका का था कि शक्ति, निपुणता। तो निपुणता में क्या क्या बताया है, तो लोक शास्त्र काव्य आदि का अध्ययन और काव्यज्ञों के द्वारा बताया गया ज्ञान या काव्यज्ञों के द्वारा दिया गया उपदेश आदि को ग्रहण करना अभ्यास है। यही काव्य के 3 हेतु हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी वृत्ति में लिखा है, पहले लिखा है शक्ति के बारे में। तो शक्ति है क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। क्या है, शक्ति वह बीज रूप है जो मनुष्य के अंदर संस्कार विशेष है, अर्थात जन्म जन्मांतरों से विद्यमान रहती है, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। हर कोई तो काव्य नहीं लिख सकता ना, काव्य लिखने वही लिख सकता है जिसके अंदर प्रतिभा होती है। तो तभी कहा गया है कि ये तीनों चीजें होती हैं एक कवि के अंदर, हर कोई काव्य नहीं लिख सकता है। तो तभी कह रहे हैं कि अगर जो जिसके अंदर शक्ति है ही नहीं और वो काव्य रचना करने लग जाए तो क्या होगा,
याम बिना काव्यम न प्रसरेत, शक्ति के बिना, याम बिना मतलब किसके बिना, शक्ति के बिना, शक्ति के बिना काव्यम न प्रसरित, अर्थात शक्ति के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, काव्य लिखा नहीं जा सकता। अगर प्रसूतम, अगर लिख भी दिया किसी ने तो क्या हो जाता है, वो उपहासनीयम स्यात्, हास्यास्पद हो जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कोई कविताएं लिखता है, अगर उसकी कविताएं मतलब सही नहीं होती तो क्या कहते हैं, लिख तो दी लेकिन योग्य नहीं है। ठीक है, तो हर कोई काव्य नहीं कर सकता है, इसलिए बोल रहे हैं उसके लिए सबसे पहली बात है शक्ति, शक्ति को ही प्रतिभा भी कहा जा सकता है। अर्थात शक्ति वह बीज रूप है जो मनुष्य के अंदर संस्कार विशेष अर्थात जन्म जन्मांतर से विद्यमान रहता है, अर्थात ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और इसके बिना काव्य की रचना नहीं की जा सकती है। अगर हो भी जाती है, अगर कोई कर भी देता है तो वो क्या होता है, हास्यास्पद हो जाती है। उसके बाद अब फिर निपुणता क्या है, तो निपुणता के लिए मम्मट जी ने अपने काव्य में लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् ये शब्द लिखा है। तो अब लोक क्या है, तो लोकस्य, लोक के बारे में बता रहे हैं। लोक क्या है, तो स्थावर जंगम आत्मकस्य लोक वृत्तस्य, अर्थात स्थावर मतलब क्या होता है, दो प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब होता है जो अपनी जगह में स्थित है, जैसे वृक्ष आदि आपने देखे होंगे, वो पर्वत वृक्ष आदि वो अपने ही एक ही जगह पे विद्यमान रहते हैं। जंगम मतलब जो इधर से उधर जाता है, जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि जो हैं ये जंगम। तो कह रहे कि स्थावर जंगम आदि के बारे में जानकारी होना, ज्ञान होना, उसे ही क्या कहा गया, लोक कहा गया। अर्थात लोक में जो भी चीजें विद्यमान है, इससे पहले अगर आपने काव्य प्रयोजन जब हमने पढ़ा था उसमें व्यवहार विधेय एक प्रयोजन बताया है, लोक व्यवहार की जानकारी होना, तो वही चीज यहाँ पे भी बोली है, स्थावर जंगम आदि के बारे में जानकारी होना। क्योंकि एक कवि जब काव्य करता है, लिखता है, तो उसमें उसे इन सभी चीजों को वहां पे क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसकी जानकारी उसको होती है। तो प्रकृति का वर्णन करता है कोई कवि, तो आप उस कालिदास ने जब अपने काव्य में प्रकृति का वर्णन किया है तो तब वो कितना एक सुंदर चित्रण वहां पे किया गया है। तो ये सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए कह रहे हैं कि हमें लोक वृत्त का ध्यान मतलब ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा एक शब्द बोला था वहां पे शास्त्र, तो शास्त्र क्या है, तो शास्त्राणाम छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड़ग आदि लक्षण ग्रंथानाम। कहने की शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या है, तो कह रहे कि छंद, एक कवि को छंदों का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण, जो व्याकरण है, व्याकरण में प्रत्यय उपसर्ग धातु आदि का ज्ञान होना चाहिए, अगर इनका ज्ञान नहीं होगा तो वो कभी काव्य नहीं लिख सकता। अभिधान अर्थात जो मतलब नामकरण आदि के लिए अभिधान निरुक्त आदि जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि अगर आप काव्य का नामकरण करना है तो कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें आप अभिधान ग्रंथों से ही आप क्या करोगे, सीखोगे। और कोश, कोश मतलब होता है जो अमर कोश वगैरह जो होते हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बता दिए जाते हैं, तो इसके लिए हमें कोश वगैरह का अध्ययन करना चाहिए एक कवि को। और कला, जो 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 वर्ग हैं उनकी जानकारी होना। गज, गज मतलब हाथी से संबंधित, तुरग मतलब घोड़े, और खड़ग आदि जो शस्त्र वगैरह होते हैं, इन आदि लक्षण ग्रंथों का अध्ययन जो है वो, ये लक्षण ग्रंथ जो है ये शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा काव्यानाम, एक काव्य शब्द भी आया था ना, तो काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, मतलब कह रहे हैं जो महाकवि हैं उन महाकवियों के से संबंधित जो ज्ञान है उसको अध्ययन करना काव्य के अंतर्गत आता है। एक फिर काव्य आदि जो शब्द आया था कारिका में, लोक शास्त्र काव्य आदि, तो आदि से क्या ग्रहण किया गया है, आदि ग्रहणात इतिहास आदि नाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति, अर्थात जो आदि शब्द है उससे इतिहास आदि का विमर्श
करना, अध्ययन करना ही क्या है, व्युत्पत्ति है। ठीक है। उसके बाद काव्यम कर्तुम विचारयितुम च, अब इस किसकी बात हो रही है, अभ्यास की बात हो रही है। ठीक है। शक्ति के बारे में जान लिया, निपुणता के बारे में जान लिया, अब जान रहे हैं हम अभ्यास के बारे में। तो अभ्यास क्या है, तो काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति इति। क्या है कह रहे हैं अभ्यास, तो काव्यम कर्तुम अर्थात जो काव्य को करना, विचारयितुम विचार करना काव्य पे, मतलब विचार करने से ही वो जान लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, और च ये जानन्ति और जो जानते हैं। ठीक है। काव्य को जो जानते हैं, तद उपदेशेन उनके उपदेश से, करणे मतलब जो किया है या करना, योजने मतलब उसमें फिर जोड़ना। अगर आप जब अपने काव्य को किसी काव्यज्ञ को दिखा रहे हो तो वो क्या करेंगे, अपना उपदेश देंगे। जो आपने लिखा है उस पे थोड़ा सा या तो कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना, जो भी है, मतलब कहीं पे गलत हुआ है तो उसको गलत करेंगे, कहीं पे सही हुआ है तो सही, और कहीं पे कुछ और जोड़ना है तो वो सारी चीजें वो आपको बताएंगे अपने उपदेशों से। तो कह रहे हैं कि उसको करना और जोड़ना, और पुनः पुनः प्रवृत्ति, और यह बार बार की प्रवृत्ति, उसमें अभ्यास करते रहना, मतलब करना, जोड़ना, फिर और अभ्यास करते रहना, ये सभी यही प्रवृत्ति जो है अभ्यास की है। ठीक है। उसके बाद करें त्रयः समुदिता। त्रय मतलब ये तीन, कौन से तीन, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है। ये तीनों समुदिता मतलब सम्मिलित रूप, न तो व्यस्तः ना कि अलग अलग, ये तीनों मिलकर ना कि अलग अलग, तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तो हेतवः। कह रहे हैं कि ये जो तीन हेतु बताए हैं, तीन कारण बताए हैं काव्य के, ये मिलकर न कि अलग अलग उस काव्य के उद्भव में, निर्माण में और उल्लास समुल्लास में हेतु होते हैं, ना कि हेतवः। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के पास शक्ति है तो ऐसा नहीं कि काम चल जाएगा, काव्य निर्माण हो जाएगा। किसी के पास सिर्फ निपुणता है तो उससे ऐसा नहीं होगा कि ये काव्य की रचना कर लेगा। अभ्यास है, शक्ति और निपुणता नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो काव्य रचना कर लेगा। तो कह रहे हैं कि जो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक कवि के अंदर होनी चाहिए, तभी वह काव्य कर सकता है। तो इसलिए इन तीनों को अलग अलग न कहकर एक ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पे हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि हेतवः शब्द। इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे काव्य का जो स्वरूप है उसके बारे में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और धन्यवाद।